आखिर ताजमहल बिना सीमेंट के, बिना ब्रिक्स के कैसे बन गया? आखिर ताजमहल को बिना सीमेंट के कैसे बना लिया गया, जबकि उस वक्त सीमेंट का आविष्कार ही नहीं हुआ था? तो फिर 16वीं शताब्दी में बनी ये भव्य इमारत आखिर कैसे तैयार हुई? कैसे इतने भारी भरकम पत्थरों को एक दूसरे से चिपकाया गया? 20,000 मजदूर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन और ऐसे कई देशों से 28 तरह के मंगवाए गए बेशकीमती पत्थर और पूरे 22 साल की मेहनत के बाद 16वीं शताब्दी में दुनिया का 7वां अजूबा बनकर तैयार हुआ, जिसकी चमक आज भी बरकरार है। नाम है ताजमहल। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आखिर इस इमारत को बनाने के लिए किस जॉइनिंग एलिमेंट का यूज किया गया, कौन सी जोड़ने वाली चीज का इस्तेमाल किया गया, किससे संगमरमर के पीसेस को आपस में चिपकाया गया? क्योंकि उस वक्त तो ना ही सीमेंट की खोज हुई थी, ना ही किसी प्रकार के कंक्रीट की खोज हुई थी। फिर वहां पर इतना मजबूत, इतनी खूबसूरत, शानदार, आलीशान इमारत कैसे बना दी गई? कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया गया था ताजमहल के पत्थरों को एक के ऊपर एक जोड़ने के लिए, जोड़ाई के लिए क्या इस्तेमाल किया गया था? ये बहुत बड़े आश्चर्य की बात है दोस्तों, जिसे अगर आज के हमारे आर्किटेक्ट समझ सके, आज के हमारे सिविल इंजीनियर समझ सके, तो फिर हम इस केमिकल सीमेंट से पूरी तरीके से निजात पा सकते हैं। ताजमहल को बने सैकड़ों साल बीत चुके हैं, कई सदियां बीत चुकी हैं और अब तक उसकी इमारत को कोई नुकसान नहीं हुआ। तो आइए जानते हैं कि ताजमहल में ऐसा क्या इस्तेमाल किया गया था। जब उस वक्त सीमेंट नहीं था तो कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया गया था, आइए समझते हैं। देखिए दोस्तों, उस वक्त ना ही मशीनें थी, ना ही यातायात के साधन थे, फिर भी यमुना तट की मुलायम रेत में इतनी भारी भरकम इमारत को बनाए जाने के लिए वहां पर प्लानिंग की गई, वो भी बिना सीमेंट के। क्योंकि सीमेंट का आविष्कार तो 1824 में हुआ, जबकि आज सीमेंट से बनी इमारतें कुछ सालों में ही ढह जाती हैं। तो आखिर उस वक्त के कारीगरों ने ऐसी कौन सी चीज का इस्तेमाल किया कि आज भी ताजमहल ज्यों का त्यों खड़ा हुआ है? ना ही इसमें भूकंप का कोई असर होता है, ना ही किसी प्राकृतिक आपदा का। दरअसल उस वक्त इमारतों को बनाने के लिए खास तरह के पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता था। ये हम कई बार सुन चुके हैं, कई बार देख चुके हैं, खास तरह का पेस्ट, बस यही डिस्क्रिप्शन मिलता है। उस खास तरह के पेस्ट के अंदर कौन सी इंग्रेडिएंट्स कितनी मात्रा में मिलाए गए, कौन कौन से मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया उस पेस्ट को बनाने के लिए, यह आज तक पता नहीं चल पाया। राजा महाराजा के महलों को भी इसी पेस्ट से बनाया जाता था। एक पत्थर को दूसरे पत्थर से चिपकाने के लिए कहा जाता है, सिर्फ मान्यता है, कहा जाता है कि गुड़, बताशे, बेलगिरी का पानी, उड़द की दाल, दही, जूट और कंकड़ों को मिक्स किया जाता था। फिर उसमें चूने का पानी मिलाकर एक बहुत ही मजबूत पेस्ट तैयार होता था। तो जरा सोचिए, अगर इन चीजों से मजबूत पेस्ट तैयार हो सकता है तो आज के कालखंड में ऐसा क्यों नहीं किया जाता? क्यों बड़ी बड़ी इमारतें बनाने के लिए इन चीजों को तैयार क्यों नहीं किया जाता? इस पेस्ट को बना के तैयार क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि उसका फॉर्मूला आज की तारीख में मौजूद ही नहीं है। ये बताया जाता है कि ये पेस्ट इतना मजबूत होता था कि आज की सीमेंट उसके सामने कुछ भी नहीं। बस इसी की मदद से पूरा का पूरा ताजमहल बनकर तैयार हुआ है। और उस वक्त के जितने राजा महाराजाओं के महल हुआ करते थे, वो भी इस पेस्ट को एज अ बाइंडिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हुए जो है जोड़ाई के लिए इस्तेमाल किया जाता था इस पेस्ट को, सीमेंट की जगह। लेकिन आपको बता दें कि ताजमहल को बनाने का बजट इतना कम भी नहीं था। उस वक्त ताजमहल को बनाने में पूरे 3.2 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। सोचिए, 16वीं शताब्दी के 3 करोड़ 20 लाख रुपए कितने होते होंगे आज के हिसाब से। वहीं अगर आज इस इमारत को दोबारा बनाया जाए तो इसे पूरे 52 अरब रुपए में ही बनाया जा सकेगा। 52 अरब रुपये, सोचिए, 52 अरब रुपए के बराबर का रकम जो है वो खर्च किया गया था 16वीं सदी में ताजमहल बनाने के लिए। तब जाकर ताजमहल खड़ा हुआ। लेकिन हैरानी इस बात की है कि आखिर इसे यमुना तट के किनारे ही क्यों बनाया गया? आखिर क्यों नदी के बाजू में यमुना के तट पर इतने बड़े ताजमहल को बनाने का रिस्क लिया गया? सोचिए जरा सी गलती, थोड़ी सी बाढ़ और ये इतना बेशकीमती इमारत जो है, भारत का जो आज के हिसाब से ताज है, भारत की इमारतों में सबसे महत्वपूर्ण इमारत है, ये पूरी की पूरी ध्वस्त हो जाती। फिर भी इस इमारत को इतने खर्चे के साथ वहां बनाया गया, लेकिन उसे यमुना के तट पर ही बनाया गया, जहां कभी भी बाढ़ आ सकती थी, जहां कभी भी किसी प्रकार की जमीन को क्षति हो सकती थी। वहां मौजूद मुलायम रेत जो मौजूद है, वहां पाई जाती है यमुना के तट पर, वो बिल्कुल भी सही नहीं है इतने भारी भरकम स्ट्रक्चर को झेलने के। लेकिन फिर भी उसी रेत में, उसी जमीन पर बनाया गया है ताजमहल को। तो आखिर अब ये सवाल खड़ा होता है कि उसकी नींव को खड़ा कैसे किया गया होगा? एक तो ना ही सीमेंट है आपके पास, दूसरा आप नदी के किनारे जो मुलायम जमीन होती है, मुलायम रेत वाली जमीन होती है, उसका चुनाव आपने किया है ताजमहल जैसे बड़े स्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए। तो आखिर किया कैसे क्या होगा, आगे जानते हैं। नींव कैसी बनाई गई होगी, आगे जानते हैं। कहते हैं कि इमारत जितनी रहस्यमयी है, इसका निर्माण भी उतना ही ज्यादा रोचक है।
इसकी नींव को बनाने के लिए मजदूरों ने तब तक रेत में गड्ढे खोदे जब तक उन्हें सख्त जमीन नहीं मिल गई। इसके बाद इन गड्ढों को पत्थरों से भरा गया और फिर इसकी नींव को बनाने के लिए महोगनी की लकड़ियों का इस्तेमाल हुआ। जी हाँ, लकड़ियों का। लेकिन महोगनी की लकड़ियां ही क्यों, और भी कई तरह की मजबूत लकड़ियां हैं, उनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? असल में महोगनी की लकड़ी इसलिए लगाई गई क्योंकि ये ऐसी लकड़ी है जिसे जितना ज्यादा पानी मिलता है ये उतनी ज्यादा मजबूत होती जाती है और यमुना तट के किनारे इसे लगातार पानी मिलता रहता है। इसी वजह से आज भी इमारत बिल्कुल सही सलामत है। लेकिन ये भी जान लीजिए कि जब तक ताजमहल की नींव को यमुना का पानी मिलता रहेगा ये इमारत बिल्कुल वैसी ही खड़ी रहेगी। लेकिन जिस दिन यमुना नदी का पानी सूखा तो ये दुनिया का 7वां अजूबा इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। यथार्थ में रियलिस्टिकली आप इसे कभी नहीं देख पाएंगे। लेकिन दोस्तों, इस इमारत की रहस्यमय कहानियां यहीं पर खत्म नहीं होती। अगर आपने कभी ताजमहल देखा होगा तो आपने गौर किया होगा कि वहां पर एक भी लाइट का बल्ब नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ पर लाइट लगाने की कोशिश नहीं की गई। कहते हैं कि सरकार ने ताजमहल में लाइट लगाने की कोशिश की थी, लेकिन जिस दिन लाइट लगाई गई उसके अगले दिन सारे के सारे बल्ब फूट गए। ऐसी किंवदंती, ऐसी लेजेंड्स मशहूर है। और लाइट न लगाने का कारण यह भी है कि अगर यहाँ पर लाइट लगाई जाए तो कीड़े मकोड़े उसकी रोशनी की तरफ ज्यादा आकर्षित होंगे। साथ ही ये इस सफेद संगमरमर में जाकर बैठने लगेंगे, जिसकी वजह से ताजमहल में जो आज के समय दूध की तरह सफेद दिखाई देता है शायद वो फिर कुछ ही दिनों बाद पीले रंग में दिखाई देने लगे, क्योंकि इन कीट पतंगों से निकलने वाला टॉक्सिन जो है वो रिएक्ट करेगा वहां पर लगे सफेद मार्बल, सफेद संगमरमर के साथ और उसका रंग बदल सकता है। इसी वजह से दोबारा ताजमहल में कभी लाइट लगवाने की कोशिश की ही नहीं गई। इसके अलावा अगर आप ताजमहल को गौर से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि इसकी मीनारें बाहर की तरफ झुकी हुई हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे सीधा बनाने की जगह टेढ़ा इसलिए बनाया गया ताकि अगर कभी तीव्र गति का कोई भूकंप आए तो मीनारें इसकी मुख्य इमारत को, इसके गुंबद को नुकसान न पहुंचा सके, बल्कि वो बाहर की तरफ गिर जाए। इसी वजह से इन मीनारों को बाहर की तरफ हल्का सा टिल्ट करके, झुका करके बनाया गया। इन सारी बातों से हैरानी तो जरूर होती है कि इस इमारत को बनाने में कितनी सारी प्लानिंग की गई होगी, वो भी ऐसे कालखंड में जब ना तो किसी प्रकार का कोई कंप्यूटर था, ना ही कोई डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर। जो भी काम था सिर्फ अंदाजन ही किया जाता था। सोच कर देखिए कितने सारे जुगाड़ किए गए होंगे। शायद उस वक्त के कारीगर आज के कारीगरों से कहीं ज्यादा एडवांस थे, तभी तो आज के समय ऐसी इमारतें देखने को नहीं मिलती। और उस वक्त की बनाई हुई इमारतों को देखकर ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ जो है वो एजलेस है। एजलेस इमारतें हैं, ये कभी नहीं टूटेंगी, ये कभी जमींदोज नहीं होंगी। और आज की जो टेक्नोलॉजी है सिविल इंजीनियरिंग की, छोटे छोटे घरों को बनाने की, बिल्डिंग्स को बनाने की, स्काई स्क्रैपर्स को बनाने की, उस टेक्नोलॉजी और ताजमहल को बनाने की टेक्नोलॉजी में जमीन आसमान का फर्क है। ताजमहल की टेक्नोलॉजी एकदम देसी थी और एकदम सटीक कारगर थी, जबकि आज की हमारी सिविल इंजीनियरिंग जो है वो किसी काम की नहीं है। वो कुछ भी पुख्ता नहीं बना सकती, अगर बना भी सकती है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा खर्च आता है, वो सस्टेनेबल चीज़ नहीं दे पाती। तो क्या लगता है आपको दोस्तों, उस वक्त के कारीगरों ने अपना सारा हुनर अपने साथ ही कब्रों में बंद कर लिया, कुछ बाहर कहीं नहीं दिया, किसी और कारीगर को नहीं दिया, जिसके चलते आज हम भारत में बुरी तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर वो हुनर आज के हमारे कारीगरों को मिल जाता तो आज की तारीख में भारत में जो मकान बनते हैं, जो स्काई स्क्रैपर्स बनते हैं, जो गगनचुंबी इमारतें बनती हैं, वो पूरी तरीके से सेफ हो जाती। लेकिन हम भारतीयों को ये बिल्कुल भी नहीं मिल पाया। क्या सोचना है आपका इस पर? क्या हम भारतीयों को अपनी विरासत संभाल पाने में दिक्कत होती है? क्या हम अपनी विरासतों को संभाल पाने में हमेशा से ही फेल होते आए? क्या हम अभी भी वैसे ही कुछ कर रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं आप? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और जितना हो सके ये सवाल दूसरों से पूछने के लिए इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।